दोस्तों आखिर रातों रात ऐसा क्या हो गया है कि डीआरडीओ को अपने सबसे खूंखार और सबसे गुप्त परमाणु हथियारों का कंट्रोल सीधे प्राइवेट कंपनियों को सौंपना पड़ गया है। क्या कोई ऐसा बड़ा खतरा भारत की दहलीज पर खड़ा है जिसे हमसे जानबूझकर के छुपाया जा रहा है? आखिर दिल्ली के बंद कमरों के अंदर आधी रात को ऐसा कौन सा फैसला हुआ है जिसने रक्षा मंत्रालयों से लेकर के विदेशी राजधानियों तक की नींदें उड़ा दी? 40 साल, जी हां दोस्तों, 40 साल तक जो सरकारी सिस्टम एक स्वदेशी जेट इंजन नहीं बना पाया, अचानक से प्राइवेट सेक्टर के आते ही वो काम सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर कैसे पूरा हो गया? आखिर इन 4 दशकों तक पर्दे के पीछे कौन सा इकोसिस्टम देश की सुरक्षा की फाइलों को दीमक की तरह चाट रहा था? और कावेरी 2.0 का वो सीक्रेट क्या है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर के रख दिया है? अग्नि मिसाइल, भारत का वो अचूक ब्रह्मास्त्र जिससे चाइना भी कांपता है, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि सरकार को ये महाविनाशक मिसाइलें टाटा और सोलार एरोस्पेस जैसी प्राइवेट कंपनियों से बनवाने की नौबत आ गई है? क्या हमारी सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ने अचानक से हथियार डाल दिए हैं, या फिर मोदी सरकार का गेम प्लान वो है जो आज तक कोई डिफेंस एनालिस्ट समझ नहीं पाया? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम उस खुफिया फाइल का सच खोलेंगे जिसने भारत को हथियार खरीदने वाले एक लाचार देश से हथियार बेचने वाला ग्लोबल डॉन बना दिया है। अमेरिका आज पूरी दुनिया का बॉस क्यों है? लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसी प्राइवेट कंपनियों के दम पर। तो क्या दोस्तों अब भारत के अंदर भी बेहद गुपचुप तरीके से देसी लॉकहीड मार्टिन तैयार किए जा रहे हैं? अब दोस्तों अगर आप भारत के भविष्य और उसके असली सामरिक ताकत को समझना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनटों तक मेरे साथ में लगातार बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों असली खेल अब स्टार्ट हुआ है। भारत का रक्षा परिदृश्य इस समय एक ऐसे ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बदलाव के मुहाने पर खड़ा है जिसकी कल्पना आज से 10 साल पहले तक संभव भी नहीं थी। दोस्तों दशकों तक आयातित हथियारों, सुस्त नौकरशाही और सरकारी कारखानों की लेट लतीफी के बोझ तले दबा भारत का रक्षा क्षेत्र आज उस रफ्तार से दौड़ रहा है जिसने दुनिया के सबसे बड़े रक्षा दिग्गजों को भी, रक्षा एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है। जिस देश को कभी अपनी सेना के लिए साधारण एसॉल्ट राइफलों की गोलियां तक विदेशों से आयात करनी पड़ती थी, वो आज ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें, तेजस जैसे फाइटर जेट्स और एडवांस आर्टिलरी गन दुनिया को निर्यात करने के मुहाने पर खड़ा है। दोस्तों एक समय था जब हम करगिल वॉर के दौरान बोफोर्स तोप के गोले और बेसिक इन्फेंट्री गियर्स के लिए विदेशी राजधानियों के चक्कर काटा करते थे। विदेशी सप्लायर्स हमें मनमानी कीमतों के ऊपर ब्लैकमेल करते थे और हमारी सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डिमांड पूरी करने के अंदर हाँफ जाती थी। सेना को कोई क्रिटिकल वेपनरी चाहिए होती थी तो फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल तक सालों तक रेंगती रहती थी। लेकिन दोस्तों अब जो बवंडर उठने वाला है उसने आयात की इस पूरी जंजीर को हमेशा के लिए तोड़ करके रख दिया है। दोस्तों इस पूरे रणनीति को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़ करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की हालिया सफलताओं को देखना होगा। जब मोदी सरकार ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला तो कई लोगों को आशंका थी कि क्या भारत की प्राइवेट कंपनियां इस उच्च तकनीक वाले क्षेत्र के अंदर टिक पाएंगी। लेकिन दोस्तों परिणाम आज पूरी दुनिया के सामने हैं। इसरो ने एक कंट्रोलर की बजाय एक मेंटर की भूमिका निभाई। उसने अपनी दशकों की रिसर्च, टेस्टिंग फैसिलिटीज और एक्सपर्टीज प्राइवेट स्टार्टअप्स को देना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते स्काईरूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस जैसी कंपनियों ने अपने स्वदेशी रॉकेट और 3D प्रिंटिंग क्रायोजेनिक इंजन बनाकर के अंतरिक्ष के अंदर तहलका मचा दिया है। ऊर्जा प्राइवेट सेक्टर की थी, पैसा उनका था, डिसीजन लेने की कैपेसिटी उनकी थी, लेकिन उनके पीछे चट्टान की तरह खड़ा था इसरो का अनुभव। दोस्तों आज की डेट में भारतीयों ने वो कर दिखाया है जो अमेरिका की बड़ी बड़ी टेक स्टार्टअप कंपनीज या स्पेस कंपनियां नहीं कर पाई। अब दोस्तों जरा सोचिए अगर यही मॉडल देश की रक्षा कंपनियों के लिए लागू कर दिया जाए तो क्या होगा। बिल्कुल इसी स्पेस वाले फॉर्मूले की तर्ज पर अब डीआरडीओ को सीधे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। सरकार का बिल्कुल संदेश है कि यदि भारत को रक्षा उत्पादन के अंदर अमेरिका या फिर इजराइल जैसी स्पीड गेन करनी है तो केवल सरकारी क्षेत्र की कंपनियां जैसे कि एचएएल और बीडीएल के ऊपर डिपेंडेंट रहना वो काम का नहीं हो सकता है।
डीआरडीओ को नई तकनीक डेवलप करनी होगी और उस तकनीक को बड़े पैमाने पर तेज गति से प्रोड्यूस करने का जिम्मा प्राइवेट सेक्टर को सौंपना होगा। और दोस्तों यही वजह है कि डीआरडीओ ने एक ऐसा कदम उठाया है जो भारत के सामरिक इतिहास के अंदर सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। डीआरडीओ की मिसाइल और रणनीतिक सिस्टम विभाग ने पहली बार एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी ईओआई जारी करके प्राइवेट कंपनीज को इनवाइट किया है। ये कोई सामान्य गोला बारूद बनाने का टेंडर नहीं है, ये भारत के सबसे संवेदनशील गुप्त और मारक हथियार कार्यक्रमों का हिस्सा बनने का सीधा न्योता है। दोस्तों अग्नि सीरीज की मिसाइलें जो भारत के न्यूक्लियर डेटरेंस की रीढ़ हैं, अब तक केवल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि बीडीएल जैसी चुनिंदा सरकारी कंपनियों द्वारा ही असेंबल और उत्पादित की जाती रही हैं। लेकिन दोस्तों आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति और चाइना साथ ही पाकिस्तान जैसे दो मोर्चों पर एक साथ संभावित खतरे को देखते हुए भारत को इन मिसाइलों के भारी जखीरे की तुरंत आवश्यकता है। युद्ध के समय आप सरकारी फाइलों के क्लियर होने का इंतजार नहीं कर सकते हैं, आपको रातों रात मिसाइलों की खेप चाहिए होती है। इसलिए डीआरडीओ ने रणनीतिक वेपनरी के उत्पादन के अंदर बीडीएल का एकाधिकार खत्म करते हुए टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड यानी कि टीएएसएल, सोलार एरोस्पेस एंड डिफेंस, एलएनटी एंड कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स जैसे स्थापित कंपनियों के दरवाजे खोल दिए हैं। दोस्तों अग्नि जैसी मिसाइलों से लेकर के भविष्य के परमाणु हथियार प्रणालियों और सबमरीन से लॉन्च होने वाले एसएलबीएम सिस्टम्स तक इस पूरी क्षमता को मजबूत करने की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा और आक्रामक कदम है। लेकिन दोस्तों अब आपके दिमाग के अंदर ये सवाल उठ रहा होगा कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करेगा? क्या कल से कोई भी प्राइवेट कंपनी परमाणु मिसाइलें बनाने लग जाएंगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही मास्टरमाइंड रणनीति है जिसे डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर यानी कि डीसीपीपी कहा जाता है। दोस्तों डीआरडीओ ने तय किया है कि इस पहल के तहत प्राइवेट कंपनी केवल उत्पादन का ठेका लेने वाली वेंडर नहीं होगी, बल्कि वो डेवलपमेंट के शुरुआती फेज से ही डीआरडीओ के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेगी। हर बड़े रक्षा प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 2 कंपनियों को चुना जाएगा। इसका मतलब ये है कि चयनित कंपनियां डीआरडीओ के साथ मिलकर के टेस्टिंग के लिए प्रोटोटाइप विकसित करेंगी। परीक्षण और विकास का चरण सफल होने के बाद में रणनीतिक बलों की ओर से बड़े पैमाने पर सिस्टम का ऑर्डर दिए जाने पर इन्हीं कंपनियों को भारी मात्रा के अंदर उत्पादन के ऑर्डर्स मिलेंगे। दोस्तों एक ही प्रोजेक्ट के अंदर कम से कम 2 कंपनियों को पार्टनर बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर युद्ध जैसी आपातकालीन स्थिति के अंदर दुश्मन के हमले या किसी बड़े साइबर अटैक से एक कंपनी का प्रोडक्शन रुक जाता है तो दूसरी कंपनी तुरंत हथियारों की सप्लाई चालू रखेगी। इससे हमारी सप्लाई चेन इतनी मजबूत हो जाएगी कि दुश्मन उसे कभी भी तोड़ नहीं पाएगा। दोस्तों प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, हथियारों की लागत कम होगी और क्वालिटी सीधे ग्लोबल स्टैंडर्ड की होगी। आखिर हमारी सरकारी कंपनियों के अंदर दोस्तों ऐसी क्या कमी थी कि सरकार को इतना बड़ा रिस्क लेना पड़ गया? तो दोस्तों इसे गहराई से समझिए। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी सरकारी कंपनियों के अंदर काबिलियत की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका ढांचा इतना नौकरशाही और लाल फीताशाही से ग्रसित है कि एक छोटे से पुर्जे की खरीद के लिए भी दर्जनों अप्रूवल चाहिए होते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का इतिहास रहा है कि वो समय पर डिलीवर नहीं कर पाती हैं। अगर सेना को 1000 क्रिटिकल वेपन सिस्टम चाहिए तो सरकारी कारखानों के अंदर उन्हें बनाने के अंदर 5 साल लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों आधुनिक युद्ध जैसे कि हमने यूक्रेन और इजराइल के अंदर देखा है, बहुत तेज गति से लड़े जाते हैं। वहां हर दिन हजारों ड्रोन्स और मिसाइलें दागी जाती हैं। ऐसी स्थिति के अंदर भारत सिर्फ अपने सरकारी तंत्र के भरोसे नहीं बैठ सकता है। प्राइवेट कंपनियों के पास में अथाह पैसा है, उनके पास में ग्लोबल सप्लाई चेन का बेहतरीन नेटवर्क होता है और सबसे बड़ी बात, अगर उनका एम्प्लॉय काम नहीं करेगा तो वो उसे रातों रात बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। और यही वजह है कि टाटा और कल्याणी जैसी कंपनियों ने डिफेंस सेक्टर के अंदर आते ही अपनी अलग और खूंखार छाप छोड़ दी है। दोस्तों इस प्राइवेटाइजेशन की असली ताकत को समझना है तो आपको भारत के स्वदेशी जेट इंजन प्रोग्राम यानी कि कावेरी की कहानी सुननी पड़ेगी। 40 साल का लंबा इंतजार बनाम प्राइवेट सेक्टर की खौफनाक रफ्तार। दोस्तों सरकारी एकाधिकार और नौकरशाही की लेट लतीफी का सबसे बड़ा और शर्मनाक एग्जाम्पल कावेरी इंजन रहा है। दोस्तों 1980 के दशक के मध्य के अंदर इस इंजन को विकसित करने का सपना देखा गया था। टारगेट था कि तेजस फाइटर जेट को स्वदेशी ताकत देना।
लेकिन दोस्तों सिंगल क्रिस्टल ब्लेड की जटिल मेटलर्जी और कोर इंजन के तापमान को नियंत्रित करने की तकनीकी चुनौतियों के बीच में यह प्रोजेक्ट सरकारी फाइलों और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के बीच में दशकों तक रेंगता रहा। 40 साल बीत गए, करोड़ों रुपए पानी की तरह बह गए, लेकिन दोस्तों वो इंजन उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो सका। दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स हम पर हंसते थे कि भारत सब कुछ बना सकता है, लेकिन जेट इंजन बनाने की औकात नहीं है। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि 2008 के अंदर जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब इस प्रोजेक्ट को ही बंद कर दिया गया था। सोचिए दोस्तों क्या हुआ था। लेकिन दोस्तों असली चमत्कार तब हुआ जब मोदी सरकार ने इस इकोसिस्टम के अंदर प्राइवेट सेक्टर की धाकड़ एंट्री करवा दी। खेल पूरी तरह से पलट गया। सरकार ने कावेरी 2.0 या इसके डेरिवेटिव्स ड्राई इंजन वर्जन के क्रिटिकल पुर्जे और मॉड्यूल बनाने के लिए गोदरेज एरोस्पेस जैसी प्राइवेट कंपनियों को अपने साथ में इंटीग्रेट किया। जो काम 4 दशकों से अटका पड़ा था, प्राइवेट सेक्टर की एडवांस मशीनरी, उनकी कठोर क्वालिटी कंट्रोल और कॉर्पोरेट स्पीड के कारण कुछ ही महीनों के अंदर हकीकत में सब कुछ बदलने लग गया। आज भारत कावेरी के ड्राई इंजन वर्जन का सफल परीक्षण कर रहा है, जो 46 किलोन्यूटन थ्रस्ट पैदा करता है और जिसे भारत के घातक UCAV स्टेल्थ ड्रोन्स के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर के जुड़ते ही जो रिजल्ट इतनी तेजी से सामने आए हैं, उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों इसने साबित कर दिया है कि असली कमी हमारे वैज्ञानिकों के टैलेंट के अंदर नहीं थी, बल्कि उस पुराने सड़े हुए सरकारी प्रोडक्शन इकोसिस्टम के अंदर थी, जो फैसले लेने के अंदर सालों लगा देता है। वहां करप्शन होता है। अब दोस्तों जरा सोचिए कि प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है। स्पीड टू मार्केट। जहां सरकारी तंत्र के अंदर एक फाइल को 10 टेबलों से गुजरने के अंदर 6 महीने लग जाते हैं, वहीं प्राइवेट कंपनियां शाम को मीटिंग करती हैं और सुबह काम स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों इसका सबसे विस्फोटक उदाहरण ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर भारत की हालिया छलांग में देखने को मिला है। दिव्यास्त्र मार्क 3 जैसे एडवांस ड्रोन और स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम, जो काम दशकों से दोस्तों सिर्फ कागजों पर लटक रहा था, वो अचानक से 1 साल के अंदर हवा के अंदर उड़ने भी लग गया। यूजर फीडबैक और सेना की अर्जेंट जरूरत के आधार पर दिव्यास्त्र मार्क 3 केवल 1 से 1.5 साल के रिकॉर्ड टाइम के अंदर कागजों के डिजाइन से एक घातक प्रोटोटाइप के अंदर बदल गया है। दोस्तों न्यू स्पेस रिसर्च, आइडिया फोर्स और पारस डिफेंस जैसी कंपनीज ने साबित कर दिया है कि यदि उन्हें DRDO का तकनीकी सपोर्ट और सेना का बैकअप मिल जाए तो वो दुनिया के सबसे बेहतरीन एरोस्पेस उत्पादों को 1 साल के अंदर युद्ध के मैदान में उतार सकती हैं। सोचिए दोस्तों, जिस देश की सेना सिर्फ 10 साल पहले तक छोटे टोही ड्रोन्स के लिए इजराइल के सर्चर और हेरोन ड्रोन्स के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट थी, आज उसी देश की प्राइवेट कंपनियां सेना को ऐसे लॉइटरिंग म्यूनिशंस और कॉम्बैट ड्रोन दे रही हैं जो अत्याधुनिक AI और मशीन लर्निंग से लैस हैं। 1 साल के भीतर डिजाइन, टेस्टिंग और सेना के लिए इंडक्शन, ये रफ्तार भारत के लिए बिल्कुल अभूतपूर्व है। इससे चाइना के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि बीजिंग को लगता था कि भारत कभी भी मास प्रोडक्शन में उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन भारत ने अब सीधे अमेरिका वाला गेम चलना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों अमेरिका आज दुनिया का सुपर पावर क्यों है? क्योंकि अमेरिका का पूरा सिस्टम उनके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर टिका हुआ है। लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, नॉर्थरोप ग्रूमन, रॉयथॉन, ये सब विशुद्ध प्राइवेट कंपनियां हैं। अमेरिकी सरकार सिर्फ रिसर्च के लिए भारी भरकम पैसा देती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है और रातों रात ये कंपनियां हजारों मिसाइलें बना करके खड़ी कर देती हैं। भारत दशकों तक इस पूंजीवादी मॉडल से डरता था, रक्षा उत्पादन को संवेदनशील मान करके सरकारी मुट्ठी के अंदर कैद रखता था। लेकिन दोस्तों अब भारत अपने खुद के लॉकहीड मार्टिन और बोइंग खड़े कर रहा है। टाटा, महिंद्रा, अडानी डिफेंस, सोलार इंडस्ट्रीज और कल्याणी ग्रुप को आगे लाना इसी ग्लोबल रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा है। लेकिन दोस्तों यहां एक पल के लिए जरा रुक करके सोचिए, क्या भारत की सबसे संवेदनशील तकनीक प्राइवेट हाथों के अंदर देना पूरी तरह से सुरक्षित है? क्या कल को कोई भी एरी गैरी कंपनी परमाणु हथियार बनाने का ठेका ले सकती है? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। DRDO ने इसके लिए जो मापदंड तय किए हैं वो दुनिया के सबसे कड़े रक्षा मानकों के अंदर एक हैं। दोस्तों रणनीतिक हथियारों और मिसाइलों के प्रोडक्शन के अंदर शामिल होने के लिए प्राइवेट कंपनीज को एक ऐसी अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा जिससे पार करना हर किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों सबसे पहले कंपनी के पास में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी इंडस्ट्रियल लाइसेंस होना चाहिए।
इसके साथ ही विस्फोटक सामग्री और न्यूक्लियर कोर के आसपास के कंपोनेंट्स को संभालने और स्टोर करने के लिए PESO यानी कि पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन का लाइसेंस अनिवार्य है। वित्तीय क्षमता को लेकर के DRDO ने शर्त रखी है कि कंपनी की नेट वर्थ परियोजना की अनुमानित लागत के कम से कम 5% से ज्यादा होनी चाहिए। यह शर्त इसलिए है ताकि 20 प्रोजेक्ट में कोई कंपनी दिवालिया ना हो जाए और देश की सुरक्षा दांव पर ना लग जाए। इसके अलावा DRDO सिर्फ कागजों पर मौजूद बैलेंस शीट देकर के करोड़ों का ठेका नहीं देगा। कंपनी को यह साबित करना होगा कि उनके पास में बड़े और जटिल इंजीनियरिंग ऑर्डर्स को सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड है। दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि DRDO के टॉप वैज्ञानिकों और रक्षा विशेषज्ञों की एक विशेष टीम शॉर्ट लिस्ट की गई कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का जमीनी दौरा करेगी। वहां मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी क्षमता और सिक्योरिटी सिस्टम का कड़ा ऑडिट करेगी। विशेषज्ञों की टीम ये देखेगी कि अगर कल सुबह युद्ध छिड़ जाए और सेना को अचानक से 100 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स की आवश्यकता पड़ जाए तो क्या उस कंपनी के पास में रातों रात अपना उत्पादन बढ़ाने यानी कि स्केलेबिलिटी का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर नहीं। अब दोस्तों, जरा इस फैसले की सामरिक गहराई को समझिए। दोस्तों, DRDO का मिसाइल और रणनीतिक सिस्टम विभाग सिर्फ अग्नि मिसाइलें ही नहीं बनाता, बल्कि उसे भविष्य के परमाणु हथियार प्रणालियों के विकास और पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले रणनीतिक सिस्टम यानी कि SLBM के निर्माण का जिम्मा भी सौंपा गया है। न्यूक्लियर सबमरीन से दागी जाने वाली मिसाइलें किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती हैं, क्योंकि ये दुश्मन के रडार से छुप करके समंदर की गहराइयों से हमला करती हैं। भारत की अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन्स पहले से ही समंदर के अंदर गश्त लगा रही हैं। इन सबमरीन्स को बनाने के अंदर L&T जैसी प्राइवेट कंपनीज ने जो भूमिका निभाई है वो किसी से छुपी नहीं है। अब दोस्तों, जब L&T, टाटा और सोलार इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां इन सबमरीन्स के लिए K4 मिसाइलें बनाएगी जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर से ज्यादा हैं, तो समंदर के अंदर भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, दुश्मन के सैटेलाइट से आसमान से जमीन पर रखी गई मिसाइलों को तो आसानी से देख सकते हैं, लेकिन समंदर की गहराइयों के अंदर छिपी हमारी न्यूक्लियर सबमरीन्स और उनके अंदर तैनात प्राइवेट सेक्टर द्वारा तेजी से बनाई गई मिसाइलों को ट्रैक कर पाना किसी भी महाशक्ति के बस की बात नहीं है। दोस्तों, जब भारत की K4, K5 और K15 जैसी महाविनाशक मिसाइलों के भारी मात्रा के अंदर प्रोडक्शन की जिम्मेदारी कॉर्पोरेट दिग्गजों के पास में होगी, तो भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी कि दुश्मन के परमाणु हमले के बाद पलटवार करने की कैपेसिटी इतनी विशाल हो जाएगी कि कोई भी दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचेगा। ये केवल हथियारों के उत्पादन की बात नहीं है, ये भारत के एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की फाउंडेशन है। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने पिछले कुछ सालों के अंदर एक के बाद में एक पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट यानी कि सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां जारी की हैं। इसके तहत हजारों रक्षा उपकरणों, सब सिस्टम्स और क्रिटिकल कंपोनेंट्स के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सेनाओं ने साफ कर दिया है कि उन्हें हथियार केवल और केवल मेड इन इंडिया चाहिए। इसका दोस्तों नतीजा ये हुआ है। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि आज हम 39,000 करोड़ से ज्यादा के वेपनरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो देश कल तक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक था, वो आज 100 के आसपास देशों को ब्रह्मोस, पिनाका रॉकेट सिस्टम, रडार और आर्टिलरी बेच रहा है। दोस्तों, इस पूरी स्ट्रेटजी का एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल पहलू भी है। जब कोई देश दूसरे देश को वेपनरी बेचता है तो सिर्फ लोहा या फिर बारूद नहीं बेचता, वो उस देश के साथ में 50 सालों तक का रणनीतिक रिश्ता बना लेता है। जब भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलें बेची तो ये सिर्फ $375 मिलियन की डील नहीं थी। ये चाइना के खिलाफ साउथ चाइना सी के अंदर एक ऐसी मजबूत दीवार खड़ी करने का मास्टर स्ट्रोक था जिसने बीजिंग की रातों की नींद हराम कर दी। लेकिन दोस्तों, समस्या ये थी कि हमारी सरकारी फैक्ट्रियां सिर्फ भारत की सेना की जरूरतें ही पूरी नहीं कर पा रही थी, तो वो एक्सपोर्ट के लिए वेपनरी कहां से बनाती। यहीं पर प्राइवेट सेक्टर गेम के अंदर आता है। जब कल्याणी ग्रुप जैसी कंपनियां साल भर के अंदर 100 से ज्यादा एडवांस आर्टिलरी गन यानी कि ATAGS बनाएंगी, तो आधी गन भारतीय सेना को मिलेंगी और बाकी की आधी आर्मेनिया जैसे मित्र देशों का एक्सपोर्ट की जाएंगी। प्राइवेट कंपनियों का ये उत्पादन भारत को ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बना देगा। और दोस्तों, जरा सोचिए उस विदेशी हथियार लॉबी का क्या होगा जो दशकों तक दिल्ली के सत्ता के गलियारों के अंदर घूमा करती थी। एक दौर था जब भारत के रक्षा सौदों के अंदर बिचौलियों का राज चला करता था। दोस्तों, बोफोर्स सौदे के अंदर ये सारी बातें हम देख चुके हैं।
अगस्ता वेस्टलैंड को कौन भूल सकता है, ये दोनों के दोनों सौदे कांग्रेस के टाइम हुए थे। दोस्तों करोड़ों का कमीशन खाया जाता था और भारत को वो पुरानी तकनीक थमा दी जाती थी जिसे पश्चिमी देश खुद इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते थे। दोस्तों हम पैसा भी देते थे और ब्लैकमेल भी होते थे। अगर मिराज 2000 या सुखोई के स्पेयर पार्ट चाहिए तो फिर से विदेशी सप्लायर के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे। लेकिन आज कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। जब भारत की प्राइवेट कंपनियां स्वदेशी तकनीक के ऊपर वर्ल्ड क्लास हथियार बना रही हैं तो सोर्स कोड हमारे पास में है, डिजाइन हमारा है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी हमारे हैं। मोदी सरकार की मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत नीति ने इस विदेशी लॉबी की हमेशा के लिए छुट्टी कर दी है। दोस्तों अब अगर विदेशी कंपनियां भारत को हथियार बेचना चाहती हैं तो उन्हें अपनी तकनीक भारत की प्राइवेट कंपनियों के हाथ में शेयर करनी पड़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग भी भारत की जमीन पर ही करनी पड़ेगी। स्ट्रेटेजिक डिकोडिंग की नजर से अगर हम देखें तो ये सिर्फ एक पॉलिसी चेंज नहीं है, एक सिविलाइजेशनल शिफ्ट है। दोस्तों भारत ने समझ लिया है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी कि रणनीतिक स्वायत्तता तब तक हासिल नहीं हो सकती है जब तक कि आपके हथियारों का सोर्स आपका अपना ना हो। रसिया और यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया को सिखा दिया है कि जब लंबी जंग खिंचती है तो वही देश टिकता है जिसके पास में अपना खुद का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो जो 24 घंटे हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग कर सके। अगर युद्ध के बीच में आपके हथियार खत्म हो जाएं और सप्लाई चेन टूट जाए तो आप जंग हार जाएंगे। डीआरडीओ और प्राइवेट सेक्टर की ये दमदार पार्टनरशिप भारत को उसी लंबी रेस का सबसे मजबूत घोड़ा बना रही। जब टाटा, एल&टी और सोलार इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों को बड़े रक्षा सौदे मिलेंगे तो वो अकेले काम नहीं करेंगी, वो अपने नीचे सैकड़ों छोटी एमएसएमई कंपनियों को सब कॉन्ट्रैक्ट्स देती हैं। दोस्तों इससे देश के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप होता है जहां लाखों युवाओं को रोजगार मिलता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर पैसा आता है और भारत की इकोनॉमी रॉकेट की स्पीड से आगे भागती है। दोस्तों आने वाले कुछ ही सालों के अंदर भारत का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 5 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगा और तब दुनिया देखेगी कि एक आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत क्या होती है। भविष्य का युद्ध बंदूकों से नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वॉर्म ड्रोन से लड़ा जाएगा। दिव्यास्त्र मार्क 3 जैसे प्रोजेक्ट्स इसी भविष्य की तैयारी है। स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर 100 से ज्यादा छोटे और घातक ड्रोन्स एक साथ आसमान के अंदर उड़ते हैं। ये आपस के अंदर कम्युनिकेट करते हैं, दुश्मन के रडार को पूरी तरह से जाम करते हैं और अपने टारगेट को खुद चुन करके तबाह कर देते हैं। अगर दुश्मन के एयर डिफेंस ने इसके अंदर 20 ड्रोन भी मार गिराए तो बाकी के 80 अपना काम पूरा कर देते हैं। दोस्तों इसी तरह की कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर कोडिंग और एआई एल्गोरिदम बनाना पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के बस की बात नहीं। इसके लिए बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे के अंदर बैठे उन युवा टेक जीनियस की जरूरत है जो इन प्राइवेट रक्षा स्टार्टअप्स के अंदर दिन रात काम कर रहे हैं। दोस्तों डीआरडीओ ने इन स्टार्टअप्स को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, बेहतरीन मेंटरशिप दी है और सिर्फ 1 साल के अंदर भारत ने दुनिया का सबसे एडवांस स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम तैयार कर लिया है। देश के युवा इंजीनियर्स जो पहले नासा या फिर अमेरिकी कंपनियों के अंदर जाने का सपना देखा करते थे, आज वो भारत के डिफेंस स्टार्टअप्स के अंदर कोडिंग कर रहे हैं और मिसाइल नेविगेशन सिस्टम लिख रहे हैं। दोस्तों इस पूरी मास्टर क्लास का सबसे बड़ा कंक्लूजन यही है कि भारत अब किसी के रहमो करम पर नहीं जी रहा है। एक तरफ इसरो अंतरिक्ष के अंदर प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर के भारत का परचम लहरा रहा है, दूसरी तरफ डीआरडीओ प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर के जमीन, हवा और समंदर के अंदर दुश्मनों के लिए काल बन रहा है। दोस्तों जब डीआरडीओ का ज्ञान और प्राइवेट सेक्टर का पैसा व स्पीड आपस में मिलते हैं तो एक ऐसा बवंडर उठता है जो दशकों पुराने आयात की जंजीरों को हमेशा के लिए चकनाचूर कर देगा। अब दोस्तों इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में अपनी बात जरूर कहें। नमस्कार।